Hello students. So now in the chemical properties, this is our next topic, standard electrode potential. Standard electrode potentials are of various types for d block elements. Means अगर एक मेटल एटम है M2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में एंड इफ इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स मेटल, तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे E0 M2 पॉजिटिव अपॉन M, बिकॉज M2 पॉजिटिव से M की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर M2 पॉजिटिव है और वो M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे E0 M3 पॉजिटिव अपॉन M2 पॉजिटिव। इस रिएक्शन के लिए आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसका साइन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेम वे कोई भी आयन जब रिड्यूस होता है जैसे 4 से 3 या 4 से 2, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल्स, जिसमें से हमारे सिलेबस में ये दो हैं। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट E0 M2 पॉजिटिव अपॉन M। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक बोर्न हैबर साइकिल देखेंगे, जिसमें डेल्टा H जो है अगर एक मल्टीपल स्टेप्स में कहीं होता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रिएक्शन है स्टेप्स में होती है, एंड इफ़ दिस फॉर्म्स डायरेक्टली दिस वन, तो उसका जो एंथैल्पी होगी वो इन सब की एंथैल्पीज़ के इक्वल आएगी एनर्जी। सो यहाँ पर हमने इसमें अप्लाई किया कि मेटल सॉलिड जो है सपोज टू बी चेंज इनटू मेटल गैस, तो उसमें लगेगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस। फिर गैस का अगर कैटायन में कन्वर्जन हो जाता है तो उसमें लगेगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर 1 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट होता है तो उसमें लगती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और मेटल 2 पॉजिटिव से अगर एक्वस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर लगेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। और M2 पॉजिटिव से अगर M सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, यानी कि हमारी रिएक्शन, तो इसके लिए जो एंथैल्पी है वो होगा सम ऑफ ऑल दीज एंथैल्पीज, दैट इज़ सब्लिमेशन, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो नीचे जो है यही लिखा गया है कि E0 मीन्स पोटेंशियल जो है यहाँ पर M2 पॉजिटिव से M, तो वो है इक्वल टू सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इनमें से हाइड्रेशन और सब्लिमेशन एंथैल्पीज जो हैं मोस्टली रेगुलरली इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं, बट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनमें होती हैं एक्सेप्शंस, और उसकी वजह से E0 में भी मिलेंगी एक्सेप्शंस। सो लेफ़्ट टू राइट ऑल दी अबव एंथैल्पीज आर नॉट रेगुलर, सो E0 इज आल्सो नॉट रेगुलर। तो इसमें इरेगुलर है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो जनरली ये देखा गया है कि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है किसी भी पीरियड के अंदर किसी भी सीरीज में, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है उस आयन के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देने के बाद जिसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। सो E0 ऑल्सो इंक्रीजेज़। तो इसलिए जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी, तो हमने देखा था कि E0 इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा IH1 डेल्टा IH2 प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेंगी तो E0 की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, एंड
इट मीन्स अगर ई नोट नेगेटिव में है तो उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एज शोन इन ग्राफ। इसको हम ग्राफ में देख सकते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का ग्राफ मिलता है 3D सीरीज़ के लिए, क्योंकि हमें 3D सीरीज़ को पढ़ना है। ये ई नोट की वैल्यू है 0, तो टाइटेनियम और वैनेडियम ये -1.5 से शुरू होकर क्रोमियम इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो क्या करती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़। तो इसीलिए ई नोट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू का भी सम होता है। बट इसमें एक्सेप्शन है मैंगनीज, उसके बाद आयरन में इंक्रीज़, फिर कोबाल्ट, निकिल, कॉपर इंक्रीज़ और फिर जिंक। तो जिंक और मैंगनीज में एक्सेप्शन है, अदरवाइज कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैंगनीज से रिलेटेड है और सेकंड जिंक से रिलेटेड। तो वाई ई नोट ऑफ Mn2 पॉजिटिव अपॉन Mn इज़ मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, यानी कि ये इतनी कम क्यों है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव एक स्टेबल आयन है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 और हमें पता है कि मैंगनीज की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है ताकि वो एक स्टेबल आयन में कन्वर्ट हो सके। सो यहाँ लिखा हुआ है लो डेल्टा IH2, सो डू नॉट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। तो इसलिए Mn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन नहीं करेगा एंड ई नोट इज वेरी लेस और मोर नेगेटिव। तो मैंगनीज में ये वैल्यू कम होने का रीज़न है इसकी लो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड सेम वे जिंक के लिए भी सेम रीज़न है, बिकॉज जिंक की जो है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी लो होती है और जिंक 2 पॉजिटिव स्टेबल होता है, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। तो यहाँ लिखा हुआ है फिर से लो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, सो इट आल्सो डू नॉट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सेकंड गेन नहीं करेगा एंड ई नॉट इज वेरी लेस और मोर नेगेटिव। तो मैंगनीज और जिंक में ये एक्सेप्शन हमें इसीलिए देखने को मिलता है, ड्यू टू लो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिकॉज जो ई नोट था, फिर से बता देता हूँ, वो था सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 अकॉर्डिंग टू बोन-हेबर साइकिल एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन होगा तो ई नोट में भी उतना ही एक्सेप्शन आ जाएगा, बिकॉज अदर्स में एक्सेप्शन नहीं है। और इसी ग्राफ में हमने एक और चीज़ देखी थी कि ये 0 लाइन है और यहाँ नीचे ये मैंगनीज और फिर यहाँ पर ऊपर है कॉपर और नीचे जिंक। तो जिंक की वैल्यू पॉजिटिव है बिकॉज कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है, जिंक की और बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव है ई नोट के लिए। तो जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव से Cu की फॉर्मेशन है, तो इसका ई नोट होता है प्लस 0.34 वोल्ट्स। तो ये पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज कॉपर के अंदर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज कॉपर में जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें फॉर्मेशन होगी 3d10 की। ये है कॉपर पॉजिटिव, और कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आकर हो जाएगा 3d9। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से कॉपर की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। सो दिस इज लाइक दिस एंड द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज आल्सो वेरी हाई फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव में होती है एक्चुअल में, बिकॉज ये एनर्जी रिलीज होगी। बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ये ऐड करेगी। और जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी कॉपर के लिए ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो जिनमें ई नोट ज़्यादा है तो उसका मतलब उनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, और जिनमें ई नोट
लो है, तो इसका मतलब उनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, लो। इसी तरह से हमारा दूसरा जो ई नोट है M3 पॉजिटिव बाई 2, तो इसमें M3 पॉजिटिव आयन एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करके M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो इसमें जब 2 से 3 की फॉर्मेशन होगी तो यूज़ होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें एक ही आयनाइजेशन एंथैल्पी और साथ में हाइड्रेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड स्टेट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगी इसके बीच में। सो इसमें वैल्यू डिपेंड करेगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, प्लस में और कुछ नहीं आएगा। So it also depends on same factor as M2 positive IM, and there are many exceptions. Generally left to right E नोट इंक्रीज करता है, तो ये वाला E नोट भी इंक्रीज करेगा, लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं उसमें है जैसे मैग्नीज के लिए ये वाले E नोट की वैल्यू और जिंक के लिए काफ़ी हाई होती है। तो रीज़न है कि मैग्नीज और जिंक दोनों की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, और जिनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो इसका मतलब वो स्टेबल आयन फॉर्म कर चुके हैं, यानी कि मैग्नीज का 2 पॉजिटिव आयन और जिंक का 2 पॉजिटिव आयन दोनों हाईली स्टेबल हैं, बिकॉज इसमें है D5 और इसमें है D10। तो अब इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा D4 और D9, तब फॉर्मेशन होगी मैंगनीज 3 पॉजिटिव की और जिंक 3 पॉजिटिव की। तो मैंगनीज और जिंक 3 पॉजिटिव बनने में काफ़ी एनर्जी लगेगी, वो है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे ये सब डिपेंड करता है। तो मैंगनीज और 3 पॉजिटिव, जिंक 3 पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल हैं ड्यू टू 3D4N 3D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड एंथैल्पी काफ़ी हाई है, और थर्ड एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका ई नोट M3 पॉजिटिव बाई 2 पॉजिटिव भी काफ़ी हाई हो जाएगा। तो इसीलिए M3 पॉजिटिव और जिंक 3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, ये दोनों ही अगर कहीं हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से गेन कर लेंगे, और इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर भी ज़्यादा होगी। अब हम ई नोट वैल्यू को यूज़ करके केमिकल रिएक्टिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को, यानी कि रिवर्स में भी हम उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है एज लो ई नोट, जिसका ई नोट जितना कम होता है तो वो मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो लेफ़्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो ई नोट की वैल्यू है वो लेफ़्ट टू राइट हमने देखा वो क्या करती है, इंक्रीज़। लेकिन मैंगनीज और जिंक में था एक्सेप्शन। तो ड्यू टू पॉजिटिव ई नोट काफ़ी ज़्यादा है कॉपर का, तो ये वेरी लेस रिएक्टिव है इन 3D सीरीज़। जबकि जिंक और मैंगनीज जो हैं इनका ई नोट काफ़ी लेस है, ये मैंगनीज और ये जिंक, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड निकिल इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लो ई नोट। निकिल का भी ई नोट कम वैल्यू का है, तो इसलिए निकिल भी औरों से ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। लाइक देन कम्स स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी हम बता सकते हैं किसकी ज़्यादा होगी यूज़ करके। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टेबल। तो अगर किसी का ई नोट M2 पॉजिटिव बाई M वाला अगर कम है तो उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है लो, और वो +2 आयन आसानी से बना सकता है। तो मैंगनीज और जिंक और निकिल और कोबाल्ट, इनके 2 पॉजिटिव आयन हाईली स्टेबल हैं ड्यू टू लो ई नोट वैल्यू, और लो ई नोट है लो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ही। तो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। एंड लेस द ई नोट M3 पॉजिटिव बाई M। दूसरे टाइप वाला जो ई नोट था हमारा M3 पॉजिटिव बाई 2 पॉजिटिव, अगर किसी का ये कम है तो उसकी स्टेबिलिटी +3 की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका मतलब उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो है।
और थर्ड एंथैल्पी लो का मतलब है कि उसका 3 पॉजिटिव आयन आसानी से बनेगा, और आसानी से बनेगा तो वो मोर स्टेबल है। सो यहाँ पर हम दोनों प्रकार के ई नोट की वैल्यूज़ को चेक करके बता सकते हैं। अगर ये वाला ई नोट कम है तो +2 स्टेबल है, और ये वाला ई नोट कम है, लेस है, तो +3 स्टेबल है। जैसे स्कैंडियम और आयरन 3 पॉजिटिव हाईली स्टेबल हैं, क्योंकि इनका ई नोट 3/2, ये वाला ई नोट कम है, और दूसरे वाला जो ई नोट है ये ई नोट उनका ज़्यादा है। अगर इसको अच्छे से आपने क्लियरली समझना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नोट को दोबारा से पढ़ लें। एंड Mn3 पॉजिटिव, जिंक 3 पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल इसी वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें +2 स्टेबल होता है, उनका ये वाला ई नोट कम है। इट मीन्स जिंक और मैंगनीज़ के लिए इस ई नोट की वैल्यू कम होती है, और स्कैंडियम और आयरन के लिए इस ई नोट की वैल्यू कम होती है, क्योंकि जिंक और मैंगनीज की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, और आयरन और स्कैंडियम के लिए इनके लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो लो है, और इनकी +3 मोर स्टेबल है। और कॉपर के लिए जैसे हमने देखा था ग्राफ में कि इसका M2 पॉजिटिव अपॉन M वो सबसे हाई है इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इसकी ये वैल्यू ज़्यादा है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए स्टेबल, जबकि अनस्टेबल हो सकती थी, क्योंकि इसकी सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कॉपर में, बट एक्चुअल में इसका रिवर्स पाया जाता है। इसका ई नोट ये वाला बहुत हाई है, हमने ग्राफ में देखा था, बट फिर भी इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल है, तो ये एक्सेप्शन है। इसका रीज़न है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का साइज़ बहुत छोटा है और चार्ज उसमें उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, और ऐसे केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है जब ज़्यादा हो तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। तो अगर हम हमारे इस फार्मूले में रखेंगे ई नोट इक्वल टू सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा माइनस में आएगी, जिससे ओवरऑल हमारा यहाँ पर इसका ई नोट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इक्वलाइज करती है, और जिससे कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन जल्दी से हो जाएगी। सो इट फॉर्म्स कॉपर 2 पॉजिटिव इजली बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी से मिल जाती है। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कॉपर की, वो स्टेबल होगी तो सिर्फ एक आयन के साथ, वो है आई नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई नेगेटिव की काफ़ी कम होती है, और इसीलिए कॉपर 2 पॉजिटिव आयोडीन से मिलकर रिएक्शन नहीं कर सकता और वो आयोडीन की फॉर्मेशन कर सकता है। लाइक कॉपर 2 पॉजिटिव जब आई नेगेटिव से रिएक्शन करेगा तो आयोडीन के साथ स्टेबल होता है +1, तो इससे CuI फॉर्मेशन होगी, जिसमें कॉपर पे चार्ज है 1 पॉजिटिव और आयोडीन होगा रिलीज। सो इन दिस वे कॉपर मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, लेकिन आयोडीन के साथ उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, क्योंकि आयोडीन स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता कॉपर से, इसका साइज बड़ा है आयोडीन का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
सो इट ऑक्सीडाइज I नेगेटिव टू I2, और इसीलिए I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देता है कॉपर 2 पॉजिटिव, और खुद CuI में रिड्यूस हो जाता है। एंड फाइनली केमिकल रिएक्टिविटी में है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, इसको भी हम E0 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हम स्पेशली देखेंगे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ +2 एंड +3 आयंस, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। और E0 M3 पॉजिटिव अपॉन M2 पॉजिटिव की वैल्यू हमें फिर से एक्सप्लेन कर सकती है। तो जिनकी थर्ड एनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंगनीज और कोबाल्ट, तो इनका E0 काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड टाइप का E0 M3 पॉजिटिव बाई 2 पॉजिटिव, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये खुद को 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, इनका रिडक्शन होगा और अदर्स को करेंगे ऑक्सीडाइज, सो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और जिनका ये वाला E0 लेस होता है तो उनके अंदर रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, बिकॉज अगर E0 M3 पॉजिटिव बाई M2 पॉजिटिव की वैल्यू अगर लो है, इट मीन्स थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो है, और जिनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो है तो उनका +3 मोर स्टेबल है, जैसे क्रोमियम और वेनेडियम। तो अगर ये 2 पॉजिटिव स्टेट में है तो ये 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, बिकॉज इनका 3 पॉजिटिव आयन जो है वो मोर स्टेबल है, और इस E0 की वैल्यू जो है इनकी तो इनके इस E0 की वैल्यू होगी लो, बिकॉज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लेस है, जिससे कि इनका ये E0 भी लेस है। तो 2 से ये 3 में कन्वर्ट होंगे और खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज और अदर्स को करेंगे रिड्यूस, तो ये है गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एंड समटाइम्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर आल्सो डिपेंड्स ऑन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स। तो जैसा हमने देखा था कि कुछ केसेस में इस तरह से ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, डी ब्लॉक में कलर आ जाता है। तो इस स्प्लिटिंग की वजह से भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन में E0 देखा जाता है और एक्वस मीडियम में ये स्प्लिटिंग ज़रूर होती है। जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट देन आयरन। आयरन और क्रोमियम का 2 पॉजिटिव आयन दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो होती है, बिकॉज आयरन में 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d5 बचेगा, और क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d3। तो एक्चुअल में तो 3d5 मोर स्टेबल है। तो आयरन 2 से आयरन 3 जल्दी से फॉर्म होगा, कॉपर क्रोमियम 2 से क्रोमियम 3 भी जल्दी से फॉर्म होगा, बट हमें लगता है देखने से कि आयरन मोर स्टेबल है इन +3, बट एक्चुअल में हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक्वस मीडियम में क्रोमियम में ये लोअर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स हैं और आयरन में 3 लोअर और 2 हाइयर, T2G एंड EG। तो इसके अकॉर्डिंग क्रोमियम 3 इज़ मोर स्टेबल देन आयरन 3। सो इसीलिए क्रोमियम का E0 Cr/Cr2 पॉजिटिव हाईली नेगेटिव है, लेस है, और क्रोमियम जो है 3 पॉजिटिव स्टेट में मोर स्टेबल है देन आयरन 3 पॉजिटिव ड्यू टू स्प्लिटिंग। और इसीलिए क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन आयरन 2 पॉजिटिव। और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें वेनेडियम का E0, तो वेनेडियम के अंदर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वेनेडियम में कॉन्फ़िगरेशन बचता है 3d3। क्योंकि वेनेडियम का जो
एटॉमिक नंबर है वो है 23। तो इसका होता है 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जब वेनेडियम 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी तो ये बचेगा 3D3, और 3D3 में इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव में है, तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव का यही कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए वेनेडियम 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन वेनेडियम 3 पॉजिटिव, बिकॉज वेनेडियम 3 पॉजिटिव में नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बचेंगे 2। सो वेनेडियम का 3 पॉजिटिव आयन 2 पॉजिटिव में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होगी, एंड सो दिस एक्ट्स एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V3 पॉजिटिव, बिकॉज ये जल्दी से खुद को V2 में कन्वर्ट करेगा स्टेबल बनने के लिए, D2 से D3 में कन्वर्ट होने के लिए, और जब खुद रिड्यूस होगा तो किसी और को करेगा ऑक्सीडाइज। सो इन दिस वे we have completed with the chemical properties of D block elements, and D block is completed, and after this we will study about F block. Thank you.